देखिए जो स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन पे हम लोग काम कर ले, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। मान लीजिए हमारे पास एक इलास्टिक मटेरियल का एक रिंग है, इलास्टिक मटेरियल का एक रिंग है। ये रिंग है, इसका थोड़ा सा पतला सा एक थिकनेस भी आप दिखा दो। जिस मटेरियल का बना है उसका रेडियस r है, स्मॉल r। उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, उस मटेरियल का डेंसिटी भी दिया हुआ है। जिस मटेरियल का ये रिंग बना हुआ है उसका यंग्स मॉडुलस, उसका मटेरियल दिया हुआ है, उसका रेडियस है। बोला गया ये कि देखो भाई ये सेंटर के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है, सेंटर के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है, बहुत तेजी से ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, जब ये ओमेगा से घूमेगा तो इसका हर एक पोर्शन बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा, बाहर की तरफ। यस सर। उस बाहर वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगा। उस बाहर वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगा। उसी टेंशन को आप स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स मान सकते हैं, और फिर आप यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लगा के चेंज इन लेंथ निकालेंगे। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लगा के चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होगा इसके अंदर का टेंशन निकालना। एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, सो बी केयरफुल। और जो अभी आपको सिखाया जाएगा, जो अभी आपको सिखाया जाएगा उसी पे हम एक सरफेस टेंशन का भी क्वेश्चन दे देंगे, उसी पे हम एक सरफेस टेंशन का भी क्वेश्चन दे देंगे। सो बी केयरफुल, एकदम इसका कॉपी पेस्ट बनने वाला है, सो ध्यान रखना। अब देखो, जब ये घूम रहा है तो आप एक छोटा सा पोर्शन कट करें, एकदम छोटा सा पोर्शन जिसका लेंथ होगा dl, जिसका मास होगा dm। क्या सेंटर से बाहर की तरफ इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r? बोलो सही है, m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस सर। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा। इधर ये टेंशन है, सरफेस टेंशन नहीं है, टेंशन है। जब आप किसी चीज को खींचते हैं तो उसके अंदर जो टेंशन डेवलप होता है, ये वो टेंशन है। हम सरफेस टेंशन का बात नहीं कर रहे, ये टेंशन है। अब मान लो जैसे इधर का एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, देखो ये काफी छोटा है। अब जरा इसका फोर्सेस में रेजोल्यूशन देख के ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा आएगा, और जब ये एंगल थीटा आएगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट t का cos थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट t का sin थीटा। जो कहानी आप लेफ्ट में पढ़े वो कहानी इस राइट वाले टेंशन के लिए भी लगेगा। आपको ये रेड कलर वाला चीज दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस यहाँ थीटा है तो ये थीटा होगा 90 माइनस थीटा थीटा। ये रहा t का cos थीटा और नीचे वाला रहा t का sin थीटा। फिगर को ध्यान से देखना, सब कुछ फिगर ही सब कुछ है। मतलब इस पोर्शन पे जो यहां से यहां तक का पोर्शन है उस पे बाहर की तरफ लग रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे की तरफ खींच के रखा है 2t sin थीटा। देखो ये t cos थीटा और ये t cos थीटा, ये दोनों तो बैलेंस है, ये दोनों t cos थीटा आपस में बैलेंस है। नीचे की तरफ t sin थीटा और ऊपर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r। फॉर a small portion of mass dm, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2t sin थीटा will be equals to m ओमेगा स्क्वायर r? 2t sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर r। देखिए, यस सर। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ये थीटा काफी छोटा है, सो sin थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखें, तो आपके पास हो गया 2t थीटा इज dm ओमेगा स्क्वायर r। गौर करना, t इंटू 2 थीटा इज dm ओमेगा स्क्वायर r। और आगे देखो, और आगे देखो, यहां पे ये दोनों मिलकर 2 थीटा एंगल फॉर्म किया।
हम एक छोटा सा पैरेलैक्स आपको दिखा रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन का लेंथ है dl, इस पोर्शन का लेंथ है r और यहाँ है 2 थीटा। तो क्या आप 2 थीटा के जगह पे dl by r लिख सकते हैं? तो यहाँ जो 2 थीटा है वहां आप dl by r लिख रहे हैं। सो टेंशन इनटू dl by r इज इक्वल्स टू dm ओमेगा स्क्वायर r। So T is equals to ठीक है, आप लिख सकते हो dm by dl ओमेगा स्क्वायर और r जाकर मल्टीप्लाई हो गया r स्क्वायर। ये रहा आपके टेंशन का वैल्यू। आप एक मेरी बात को अच्छे से समझिए। हम अगर अभी चाहें तो डेंसिटी का सहारा लेके dm और l को हटा सकते हैं। डेंसिटी का सहारा लेके dm और dl को हटा सकते हैं। dm by dl का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। dm by dl, अच्छा चलो हटा देते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे आपका डाटा डेंसिटी में है, आप देखिए dm by dl का मतलब है मास बाय लेंथ। क्या मास को तुम लिख सकते हो ऐसे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और नीचे लेंथ वॉल्यूम। एक मिनट जस्ट लाइन पे रहना, कोई और है अभी इनरोल हो रहा है, एक मिनट रहना। ड्यूरिंग क्लास मुश्किल है मैडम। ये आप फिजिक्स वाले आईडी पे आए हो ना? प्रिया कुमारी है, प्रिया बनर्जी है, प्रिया चक्रवर्ती। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय लेंथ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय लेंथ। अब देखो कोई भी इस तरह का अगर वायर को आप कहीं से तोड़ के खींच दीजिएगा तो उसका एक लेंथ होगा, उसका एक लेंथ होगा और उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। आप जब इस वॉल्यूम को लिखते हैं तो मेरा वायर एक सिलेंडर होता है, वायर एक सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ पाई आर स्क्वायर और h की जगह पे लेंथ आया और नीचे लेंथ, क्या ये लेंथ कट गया तो हम लोग इसको पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू रो लिख सकते हैं, dm by dl। बताओ तो, सोच के बताओ सब कोई, इस स्मॉल r और इस कैपिटल R में क्या अंतर है? इस स्मॉल r और इस कैपिटल R में यहाँ क्या अंतर है? सर कैपिटल R रिंग का रेडियस है और स्मॉल r उस थिन वायर का रेडियस है। थिन वायर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, जो थिन वायर है ना उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस स्मॉल r है और जो रिंग बना है उस रिंग का रेडियस कैपिटल R है। ओके, तो आप इस चीज को यहां पुट करके टेंशन लिख सकते हैं। चलिए अब आइए स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। हम लोग पढ़े हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। अभी आप इसी को अरेंज करके लिख सकते हो फोर्स इनटू लेंथ बाय एरिया इनटू डेल एल। आप याद करो चेंज इन लेंथ F इनटू L बाय A इनटू Y। फोर्स के जगह पे लिखिए टेंशन का वैल्यू, लेंथ के जगह पे चलो जी कहां गया पवन,
पूरे लेंथ का बात करो, क्या पूरा का पूरा लेंथ 2 पाई आर होगा? यस सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर होगा और यंग्स मॉडुलस वाई। अब चेंज इन लेंथ में क्या होगा? चेंज इन लेंथ में क्या 2 पाई इंटू डेल आर होगा? यस सर। जब आप लेंथ में 2 पाई आर लेंगे तो चेंज इन लेंथ में 2 पाई डेल आर होगा। ये 2 पाई से 2 पाई कटा, तो चेंज इन रेडियस इज इक्वल्स टू, यहां टेंशन का वैल्यू देखो ना, टेंशन का वैल्यू, अच्छा ये वाला भी यहां लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर रो इनटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। टेंशन के जगह पे हो गया पाई आर स्क्वायर रो इनटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और साथ में एक आर है, नीचे देखो पाई आर स्क्वायर है और y है, ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो चेंज इन रेडियस विल बी इक्वल्स टू रो इनटू ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब बाय यंग्स मॉडुलस, रो इनटू ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब बाय यंग्स मॉडुलस। पवन बाबू समझ में आया? यस सर। आप लोग सभी को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया होगा हमसे अभी बोलिए, क्योंकि इसका यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा, हम अभी आपको 2-3 और एग्जांपल इस पे बताएंगे, ठीक है, ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए। देख लो, नोट करो, कहीं भी डाउट है बात करो। तो आंकड़ा है। अब देखिए इस सोप फिल्म में ये आपके पास रिंग है, इसके अंदर ये सोप फिल्म है, ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सो थोड़ा ध्यान से सुनना। बोला गया इसके ऊपर धागे को इस शेप में रख दिया गया, ये धागा थ्रेड, फिर उसके बाद आप एक निडल लीजिए, सुई, और बीच वाला जो आपको फिल्म का पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको फोड़ दीजिए। जब आप बीच वाले फिल्म के पोर्शन को फोड़ देंगे, पिक कर देंगे, फोड़ देंगे, तो बताओ तो ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है रेड कलर का, वो किस शेप का हो जाएगा? सर्कल, ठीक है ना? ये बीच वाला फिल्म पिक कर दिया गया, फोड़ दिया गया, तो अब जो मेरा थ्रेड होगा, थ्रेड बिकम्स सर्कुलर, मतलब तुम्हारा थ्रेड हो जाएगा ऐसे सर्कल के फॉर्म में, बीच में कुछ नहीं रहेगा, चारों तरफ फिल्म इसको खींचेगा, चारों तरफ फिल्म इसको बाहर की तरफ खींचेगा। बोलो बोलो, चारों तरफ फिल्म इसको बाहर की तरफ खींचेगा ये? यस सर। तो तुमसे बोला गया कि अगर फिल्म इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो बताओ भाई इस रिंग के अंदर कितना टेंशन? फाइंड टेंशन इन रिंग, रिंग के अंदर कितना टेंशन? सेम क्वेश्चन, एकदम सेम प्रोसेस, जो आप पिछला मेथड पढ़े वही मेथड यहां है, वही मेथड यहां है। बोलो सर आप तो इतना सेम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ बुझाइए नहीं रहा, आप सेम कर रहे हैं सब। देख करना क्या होगा, यहां पे एक छोटा सा पोर्शन कट करो जिसका लेंथ होगा dl। अगर मेरे सोप फिल्म का सरफेस टेंशन है S, सरफेस टेंशन S है, तो क्या इस पोर्शन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, बोलो समझा? जैसे पिछले केस में बाहर की तरफ लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस तरह अभी बाहर की तरफ लगेगा फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब अगर आप फिल्म का बात कर रहे हैं तो फिल्म में 2 फ्री सरफेस होता है, तो आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोलो समझा ना? यस सर। यस सर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर का टेंशन T, इसके अंदर का टेंशन T, फिर वही एंगल 2 थीटा, सारा कहानी
2t sin थीटा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इनटू 2। अब आप थीटा को नेग्लेक्ट कीजिए, sin थीटा को थीटा लिखिए, फिर वही पैरेलल्स लगाइए, सॉल्व कीजिए, जो आंसर निकालना निकालिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, कुछ और भी हम आपको ग्रेविटेशन का एग्जांपल देते हैं। ग्रेविटेशन, मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस बार थोड़ा फोर्स का डायरेक्शन बदलने वाला है। ये रिंग है जिसका मास है कुछ, मान लो इसका मास है m, रेडियस इसका r। आप यहां पे सेंटर पे एक मास स्मॉल m रखती है, तो अब ये स्मॉल m क्या करेगा? क्या इस रिंग को रिंग के हर पोर्शन को अंदर की तरफ खींचेगा? Yes. अभी तक दो एग्जांपल में आप देखें कि रिंग कैसे एक्सपेंड होना चाह रहा है, फैलना चाह रहा है, तो टेंशन अंदर। अब आप देख रहे हैं कि रिंग कैसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, कंप्रेस होना चाह रहा है, तो टेंशन बाहर। देखो, चलो फिर से एक छोटा सा पोर्शन कट कर लो ऐसे, इसका अपना एक छोटा सा लेंथ dl होगा, अंदर की तरफ ग्रेविटेशन का फोर्स dF काम करेगा, और वो dF होगा g इंटू dm, dm मतलब कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया। अब जब आप हर पोर्शन को अंदर खींचिएगा तो वो अपने जगह पे मेंटेन रखने के लिए धकेलेगा, जगह को मेंटेन रखने के लिए पुश करेगा। फिर से जब आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा, तो देखो ये थीटा आएगा, अंदर वाला पोर्शन होगा t cos थीटा, ऊपर वाला पोर्शन होगा t sin थीटा। यहां भी आएगा t का ऊपर वाला पोर्शन t sin थीटा और लेफ्ट वाला पोर्शन होगा t cos थीटा। बोलो कौन बैलेंस हो गया? t sin थीटा बैलेंस हो गया या t cos थीटा आपस में बैलेंस हो गया? वेरी गुड, t cos थीटा बैलेंस हो गया, t cos थीटा बैलेंस हो गया। बच गया कौन? t sin थीटा, दो को ऊपर, तो ऊपर वाला जो 2t sin थीटा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करा 2t थीटा, और यहां रहा g इंटू dm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। फिर कहानी वहीं पहुंच गया, थीटा काफी छोटा है तो उसके हिसाब से पैरेलल्स लगाइए, सॉल्व कीजिए, t निकालिए। क्या मेरी बात समझ में आई? 12 में ऐसा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलेगा। जब आप आगे वेव मैकेनिक्स पढ़िएगा तो वेव मैकेनिक्स में ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा। तो हर दिन इसी तरह का क्वेश्चन, परेशान नहीं करना, अपने से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपको ये ऐसा क्वेश्चन बनाने आना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है। नोट करो, देखो आज के क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं विस्कस ड्रैग फोर्स। विस्कस ड्रैग फोर्स, और इस विस्कस ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है कोई भी विस्कस मीडियम में अगर आप किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस ड्रैग फोर्स काम करता है। जैसे मान लो, माइक ऑफ कर दो जी जिनका माइक ऑन। जैसे मान लो हम लोग के पास एक कंटेनर में पानी भरा है और हम लोग उस कंटेनर के अंदर अपने हाथ को मूव कराते हैं, तो आपको हमेशा ये फील होगा कि आपके हाथ का मोशन जिधर भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर मेरा हाथ राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो फोर्स राइट की तरफ, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। जिधर भी मेरे हाथ का मूवमेंट होगा, जिधर भी मेरे हाथ का वेलोसिटी होगा, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चलिए आप एटमॉस्फेयर में बात कीजिए।
अगर आप किसी बॉल को हवा में गिरने के लिए छोड़ते हैं तो हम लोग जितना भी काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, इन सब का क्वेश्चन बनाए, हम लोग एक बात हमेशा मेंशन किए कि एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप बॉल को गिराते हैं, बॉल जब नीचे जाता है तो एयर उस पर रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर लगाता है, ड्रैग फोर्स ऊपर लगाता है। अगर आप उसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी अगर ऊपर है तो ड्रैग फोर्स नीचे लगता है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी विस्कस मीडियम में अगर कोई बॉडी मूव करता है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस ड्रैग फोर्स काम करता है। अब आखिर ये फोर्स किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, इसको सबसे पहले स्टोक्स साइंटिस्ट वो अपने लॉ के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कीजिए। नाम दीजिए अपने कॉपी पे, थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। नाम है इसका विस्कस ड्रैग फोर्स। इसी में आप पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ को, विस्कस ड्रैग फोर्स, स्टोक्स लॉ लिखना इसमें। इफ एनी बॉडी moves in viscous medium, then in opposite direction of velocity of body, there is force acting on body. In opposite direction of velocity of body, there is force acting on body. This force is known as viscous drag force. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना। For any spherical body of radius small r, moving with velocity v in a viscous medium having coefficient of viscosity eta, viscous force acting on body, depends on radius ब्रैकेट में स्मॉल r, कॉमा वेलोसिटी ब्रैकेट में v एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ब्रैकेट में ईटा, अब यहां पे रुकिए थोड़ा। अब आपको यूनिट एंड डायमेंशन का सहारा लेके इस इक्वेशन को डिराइव करना है। अभी जो आप स्टोक्स के हिसाब से लिखें तो स्टोक्स का कहना था
कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है रेडियस पे, वेलोसिटी पे और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। क्या आपको याद है डायमेंशनल एनालिसिस के एक एप्लीकेशन में आप सीखे थे कि इस तरह का रिलेशन आप डिराइव कर लेते कि कौन किस पावर के साथ मौजूद है। रेडियस पे पावर x, वेलोसिटी पे पावर y और ईटा पे पावर z। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, यहां कांस्टेंट आ गया। रेडियस पे पावर x, वेलोसिटी पे y और ईटा पे पावर z। पुटिंग डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, याद आ रहा आपको डायमेंशनल एनालिसिस? यस सर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2। ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1। रेडियस है तो लेंथ है, लेंथ पे पावर x। वेलोसिटी है lt-1 है पावर y और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ml-1 t-1 है पावर z। तो यहां देखो ml-t-2 लेफ्ट में, राइट में देखो l पे पावर x, l पे पावर y और l पे पावर z। तो l पे पावर x प्लस y माइनस z, t पे पावर माइनस y माइनस z और m पे पावर z, m पे पावर z। ठीक है, अब यहां पे इक्वेटिंग पावर ऑफ सेम बेस, दोनों तरफ जो सेम बेस है उसके पावर को इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में m पे पावर 1 है, राइट हैंड साइड में m पे पावर z है, तो क्या z का वैल्यू 1 के बराबर हुआ? z1 आ गया। अब आप t को ले, t को लेफ्ट हैंड साइड में t पे पावर -2 है, राइट हैंड साइड में t पे पावर -y माइनस z है। तो -2 इज इक्वल्स टू -y माइनस z, माइनस कैंसिल टू y, z का वैल्यू 1 था। तो यहां से जब आप सॉल्व किए तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। तो z1 आ चुका है, y1 आ चुका है। अब इन दोनों को लेंथ के लिए यूज कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ पे पावर 1 है, राइट हैंड साइड में देखो तो लेंथ पे पावर x प्लस y माइनस z है, x प्लस y माइनस z है। तो 1 इज इक्वल्स टू x प्लस y माइनस z, ये कट गया तो x भी 1 है। मतलब रेडियस का जो पावर x था वो भी 1 आया, वेलोसिटी का जो पावर y था वो भी 1 आया और z जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था उसका पावर z था वो भी 1 आया। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए सो ड्रैग फोर्स, सो विस्कस ड्रैग फोर्स कैन बी रिटन एज ड्रैग फोर्स k रेडियस पे पावर 1, ईटा पे पावर 1, v पे पावर 1। आपको जैसे डायमेंशन में बोला गया है कि देखिए भाई डायमेंशन के हेल्प से अगर आप कोई डेरिवेशन करते भी हैं तो आपको उसका जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसका वैल्यू नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंट हमेशा डायमेंशनलेस वैल्यू देता है और वो k का वैल्यू होता है 6 पाई। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ k इज 6 पाई। तो आपको मिलेगा विस्कस ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये रहा विस्कस ड्रैग फोर्स का वैल्यू। कोई भी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है, अगर वो v वेलोसिटी से किसी भी विस्कस मीडियम में मूव करता है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उस पे एक विस्कस ड्रैग फोर्स काम करता है and that viscous drag force is given by 6 pi eta rv। वेक्टरली अगर आप लिखोगे तो ड्रैग फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो -6 pi eta r वेलोसिटी वेक्टर होगा। ये माइनस साइन क्यों आया बोलो? अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन आया। ठीक है,
इसको आप कहते हैं स्टोक्स लॉ और ये कॉन्सेप्ट होता है विस्कस ड्रैग फोर्स। इस स्टोक्स लॉ के ऊपर आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, नाम है उसका टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। हम आपको पहले कुछ समझाते हैं, फिर आपको अगले स्लाइड में ले चलेंगे जहां ये पूरा चीज को थ्योरेटिकली डिफाइन करके सब कुछ डिराइव कर दिया जाएगा। पहले आप समझिए एक चीज, आपको पता है बारिश का जो बूंद है, छोटा सा बूंद, वो कम से कम अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर बनता है? 10 किलोमीटर, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। एक छोटा सा कैलकुलेशन, 10 किलोमीटर पे बूंद बना, ये अर्थ है, 10 किलोमीटर ऊपर बूंद बना, तो क्या इस हाइट को हम लोग 10 किलोमीटर लिखते हैं? तो जब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो जब वो अर्थ से टकराएगा तो उसका वेलोसिटी √2gh होगा, मतलब 2g का वैल्यू 10 और यहाँ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में 100 को कॉमन ले लो और √20, √20 अप्रोक्सीमेटली लगभग 4.5 के आसपास आएगा, 450। मतलब बारिश का बूंद आपके साथ, आपसे जब टकराता है, तो अगर हम लोग कुछ और ना सोचे, केवल फ्री फॉल सोचे, केवल ये सोचे कि बूंद बना और उसके बाद फ्री फॉल किया, तो उसका वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकेंड साउंड के वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए था, गोली से ज्यादा। गोली का वेलोसिटी जो आप बुलेट फायर करते हैं ना, वो लगभग है ना 300 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होता है, उससे ज्यादा वेलोसिटी से क्या ऐसा होता है? एक्चुअली नेचर आपको एक प्रोटेक्शन दिया है ताकि आप है ना गोली की तरह ये जो बुलेट है की तरह ये ड्रॉपलेट आके आपको भेद ना जाए, उसके लिए नेचर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। अब क्या होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी, हम लोग अगले केस में पढ़ रहे हैं, आप इसका नोट न करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा इस टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में सीखिए। कोई एक बॉडी लीजिए, कंसीडरिंग एनी फ्री फॉलिंग बॉडी इन विस्कस मीडियम। चलो हम लोग कोई एक फ्री फॉलिंग बॉडी लेते हैं जो किसी विस्कस मीडियम में गिर रहा है। जस्ट अभी आप फ्री फॉलिंग बॉडी को विस्कस मीडियम में छोड़े हैं, वो गिरना स्टार्ट किया। देखिए इस बॉडी का रेडियस r है, इसका वेट है नीचे की तरफ mg। विस्कस मीडियम होने की वजह से इस पे एक तो ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, और दूसरा अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट किया है, अभी एक स्मॉल वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट किया है, तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ड्रैग फोर्स। दोनों सही है? ऊपर की तरफ दो फोर्सेस काम करेगा, एक होगा बॉयंसी और एक होगा ड्रैग फोर्स, और नीचे की तरफ mg काम करेगा। जब आप किसी बॉडी को छोड़ते हैं गिरने के लिए, उस समय वेलोसिटी काफी छोटा होता है, ऑलमोस्ट 0, तो ये ड्रैग फोर्स कम होता है। बॉयंसी का तो एक ही वैल्यू होता है, बॉयंसी चेंज नहीं करता, बॉयंसी का एक वैल्यू होता है, वो हम आपको आगे लिख देंगे। बट शुरुआत में mg बड़ा होता है, शुरुआत में इनिशियली mg जो है वो हमारे फोर्स ऑफ बॉयंसी और ड्रैग फोर्स के सम से बड़ा होता है। अब जब mg बड़ा, देखो जैसे ये मार्कर छोड़े, नीचे गिरा ना, mg बड़ा है, फोर्स ऑफ बॉयंसी और ड्रैग फोर्स का जो सम है उससे mg बड़ा है,
तो जब हम बहुत हाइट से इस पर्टिकुलर बॉडी को छोड़ेंगे, बहुत हाइट से अगर हम इस बॉडी को छोड़ेंगे तो उसको गिरने का ज्यादा समय मिलेगा। जैसे जैसे वो बॉडी नीचे गिरता जाएगा उसका भी बढ़ता जाएगा, भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। mg बड़ा है, सो भी इंक्रीजेस, एज भी इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। कुछ डाटा बोल रहे हैं, mg मान लीजिए 10 था, बॉयंसी मान लीजिए 2 था, तो शुरुआत में 10 बड़ा है 2 से, तो नीचे एक्सेलरेट होगा। लेकिन जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ये ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रैग फोर्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8। जैसे ही ड्रैग फोर्स 8 होगा, बॉयंसी 2 था, इन दोनों का सम 10 को बैलेंस कर देगा। बताओ उस समय के बाद क्या वेलोसिटी में इंक्रीज हो पाएगा? नो सर, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक। तो शुरुआत में mg बढ़ा था तो वेलोसिटी बढ़ा, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने के साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ा। कुछ देर के बाद ड्रैग फोर्स और बॉयंसी का जो सम है, ड्रैग फोर्स और बॉयंसी का जो सम है वो इस mg को बैलेंस कर देगा। इसका मतलब उस क्षण के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। That constant velocity is called terminal velocity। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। v increases and after some time mg becomes equals to buoyancy plus drag force, so v becomes constant। this is टर्मिनल वेलोसिटी, इसी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यहां से यहां तक नोट करने के लिए जगह छोड़ो, हम कुछ नीचे लिखाना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से यहां तक जगह छोड़ो, लिखने के लिए हम इसके नीचे कुछ लिखाना चाहते हैं। लिखो नीचे, when anybody starts free falling, when anybody starts free falling in viscous medium, then initially body is accelerated downward, so velocity of body increases, full stop। after some time when viscous drag force and buoyancy, after some time when viscous drag force and buoyancy, after some time when viscous drag force and buoyancy, 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 and
balance weight of body, balance weight of body, then after ONC के बाद balance weight of body, balance weight after some time when force of buoyancy and viscous drag force, balance weight of body, balance weight of body, then after velocity of body becomes constant, then after velocity of body becomes constant, full stop. This constant velocity is known as terminal velocity. This constant velocity is known as terminal velocity. चलिए देखिए इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। देखो ये है तुम्हारे पास एक स्फेरिकल बॉडी, समझना ध्यान से, जिसका रेडियस है r और इसको एक विस्कस मीडियम में आप रखें। ये नीचे की तरफ गिर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से, ऊपर की तरफ बुओयंसी है और ऊपर की तरफ विस्कस ड्रैग फोर्स है और नीचे की तरफ लग रहा है mg। पहले कुछ पैरामीटर्स हम आपको बोल रहे हैं, उसको याद रखिए। यहां रो बी जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, ये बॉडी का डेंसिटी है, और रो एम जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम है, वो मीडियम का डेंसिटी है। रो बी है डेंसिटी ऑफ बॉडी और रो एम है डेंसिटी ऑफ मीडियम। ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अब आइए, इफ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली विथ टर्मिनल वेलोसिटी, अगर मेरा बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से फ्री फॉल कर रहा है, अगर मेरा बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से फ्री फॉल कर रहा है, तो याद रखना कि जो उसका बुओयंसी और ड्रैग फोर्स का सम होगा वो mg के बराबर होगा। अब आपको यहां बुओयंसी का, फोर्स का वैल्यू लिखना है। सुनिए, हमेशा बुओयंसी हमेशा होता है बॉडी का वॉल्यूम, मीडियम का डेंसिटी इनटू जी। मतलब ये है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू जी, और ड्रैग फोर्स आप देख चुके हैं 6 पाई ईटा आर भी। और जब आप mg लिख रहे हैं, mg, तो mg का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। जहां जहां हम अभी मार्क करेंगे वहां किसी को डाउट होगा, जरूर पूछ लेना। जब बॉडी का मास लिखना है तो बॉडी के वॉल्यूम को बॉडी के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये समझे सब कोई? सर वो नहीं दिख रहा है। यस सर। आप लोग सबको दिखाई दे रहा है?
मीडियम का होगा। दोनों में अंतर है। यहां देखो मास जहां लिखना है वहां वॉल्यूम बॉडी का, डेंसिटी बॉडी का होगा, और जहां बुयांसी लिखना है वहां वॉल्यूम बॉडी का लेकिन डेंसिटी मीडियम का होगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलो देखो, इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले जाइए, इसको रहने दीजिए। Therefore 6 pi eta RV is volume of body density of body into G minus volume of body density of medium into G। ये है 6 pi eta RV, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और G, इसको कॉमन ले लो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और G को कॉमन ले लो, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम। बॉडी कैसा है? अरे भाई बॉडी स्फेरिकल है, तो वैल्यू पुट कर ले। 6 pi eta RV is 4/3 pi R cube and G density of body minus density of medium। जो जो कट कर रहा है उसको काटो। देखो ये R से ये 3 कट के 2 हो गया, पाई से पाई कट गया, ये हम लोगों का 3 आ गया, ये हम लोगों का 2 आ गया। अब आप अगर यहां से वेलोसिटी लिखेंगे, केवल v को छोड़ना है लेफ्ट में, केवल v को छोड़ना है लेफ्ट में, तो आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा 2/9 gr स्क्वायर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम, और नीचे ईटा, नीचे मिलेगा ईटा। ये है तुम्हारे टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी मीडियम में सुनिएगा, डाटा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी मीडियम में जिसका विस्कोसिटी ईटा है, अगर आप किसी बॉडी को छोड़ते हैं गिरने के लिए, जिसका डेंसिटी रो बी है और मीडियम का डेंसिटी रो एम है, तो बॉडी के रेडियस के हिसाब से उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी गेन होगा वो कैन बी गिवन बाय 2/9 gr स्क्वायर, 2/9 gr स्क्वायर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। इतना अच्छे से नोट करो, कहीं भी डाउट है बात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको अभी दिखा है ऐसा कि जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है वो है 2/9 gr स्क्वायर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, मतलब देखिए इस मार्कर को छोड़िएगा तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन सोचिए एक हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बैलून, अगर आप हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बैलून को छोड़िएगा तो वो किधर जाएगा? ऊपर जाते हुए भी वो हमेशा वेलोसिटी उसका बढ़ेगा नहीं, थोड़ी दूर तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका पैरामीटर कौन डिसाइड करता है? अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है मीडियम से तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब नीचे, और अगर ऐसा हो कि डेंसिटी ऑफ बॉडी मीडियम के डेंसिटी से छोटा हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आता है ऊपर। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर कहीं नेगेटिव आ गया तो डरने वाली बात नहीं है, इसका मतलब है बॉडी ऊपर जा रहा है। अच्छा बॉडी ऊपर जा रहा है तो विस्कस ड्रैग फोर्स किधर काम कर रहा है? नीचे। बुयांसी किधर काम कर रहा है? बुयांसी ऊपर। mg किधर काम कर रहा है? नीचे। अब आगे देखो, जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। सुनने में बहुत इजी लगता है, क्या हो गया? क्वेश्चन देखो,
A small water drop had terminal velocity v. If 27 such drops combine to form a big drop, then find its new terminal velocity. चलो जी बताओ कितना होगा आंसर? जब 27 ड्रॉप्स आपस में मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया तो उसका नया टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? कैन यू से दैट? व्हाट इज योर आंसर? 9 times of initial value. क्या? 9 times of initial value. वेरी गुड. मतलब इनिशियल वैल्यू भी है तो 9v. देखिए Yes sir. एक छोटा ड्रॉप है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी v है, मान लो इसका रेडियस है r, तो v प्रोपोर्शनल r का स्क्वायर. अब ऐसा 27 ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो क्या आप लास्ट क्लास में सीखे थे कि रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू नंबर पे पावर 1/3 इनटू r. ये नंबर है 27, 27 पे पावर 1/3 इनटू r, कहने का मतलब 3r. तो जो आप नया टर्मिनल वेलोसिटी v' निकालिएगा वो रेडियस का स्क्वायर होगा, कहने का मतलब 9r स्क्वायर होगा. सो पुराने टर्मिनल वेलोसिटी से नया टर्मिनल वेलोसिटी 9 गुना ज्यादा होगा, therefore v' is equal to 9 times of v. इसलिए ड्रॉप्स का क्वेश्चन आपको लास्ट में पढ़ाया गया था. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. Yes sir. ये है तुम्हारे टर्मिनल वेलोसिटी. अब देखो सुनो ध्यान से, और वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन है. वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. एक ड्रॉप को छोड़ा गया, यहां से यहां गिरने के बाद उसका वेलोसिटी अटेन है 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर जब वो अर्थ तक पहुंचा तो उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. अभी आपको मेरी बात समझ पा रहे होंगे, 250 मीटर और ये 250 मीटर. आपको ये फिगर समझ में आ रहा है? Yes sir. शुरुआत के 250 मीटर तक mg बड़ा था, तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गया. लेकिन अगले 250 मीटर तक mg, ऊपर में बुआयंसी और ड्रैग फोर्स, ये सब बैलेंस है, तो वेलोसिटी बिकम्स टर्मिनल. अगर हम इस पूरे फिगर के अनुसार तुमसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछ ले तो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकंड. 20 मीटर पर सेकेंड. अब हमको एक चीज बताइएगा सब कोई, यहां से यहां तक नेट वर्क डन कितना है कैसे निकालोगे? और यहां से यहां तक नेट वर्क डन कितना है ये कैसे निकालोगे? ऊपर से ए लेवल से बी लेवल तक. हाँ बोलो, ए बी तक नेट वर्क डन कैसे निकालोगे? सर हाफ mg minus ab. क्या बोले? सर mg minus drag force minus minus buoyancy into 250. तो तुमको पता है कि बुआयंसी कितना है, ड्रैग फोर्स का कितना है, ईटा उटा दिया है कुछ? No sir. खाली ड्रॉप का मास दे दिया, 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे करके. सर ए से बी का निकलेगा. The change in potential energy sir. हाफ mv स्क्वायर सर. वेरी गुड. चेंज इन काइनेटिक. Net work done is equals to change in kinetic energy. This is work energy theorem. Half mv square minus 0. अगले केस में बताओ b से c तक what is the net work? 0. That net work will be equals to 0. आप अपने NCERT में देखिएगा
वर्क एनर्जी पावर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी है, बी से सी तक टर्मिनल वेलोसिटी है। ए से बी तक अगर बात करोगे mg बड़ा है, बुआयंसी और ड्रैग फोर्स छोटा है, तो नीचे की तरफ नेटवर्क है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में गेन है। बी से सी तक जितना mg है उतना ही बुआयंसी और ड्रैग फोर्स ऊपर बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए नेट वर्क डन 0 है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, यस सर। ये टॉपिक खत्म, नोट करो इतना। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। कल जैसे बोल चुके हैं कि डिस्कशन के लिए क्लास लगाएंगे, आप उसके लिए वेट करें, अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर लें। नोट करो इसको अच्छे से।